वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड के वाइब्रेशन के ऊपर कि भाई रॉयल एनफील्ड की जो बाइक है वो वाइब्रेट क्यों करती है। हालांकि हायर सेगमेंट की जैसे कि 650 सीसी अपनी इंटरसेप्टर या कॉन्टिनेंटल वो वाइब्रेट नहीं करती है। बाकी जितनी भी आप देखो, क्लासिक देखो, बुलेट देखो, ये सारी वाइब्रेट करती हैं। तो क्यों वाइब्रेट करती हैं, आपको वाइब्रेशन क्यों फील होता है, इसके क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या रीजन है, उन सभी रीजन के बारे में बात करते हैं। और जो दूसरी बाइक है वो वाइब्रेट क्यों नहीं करती है और एक्चुअल में रॉयल एनफील्ड ये वाइब्रेशन को कम क्यों नहीं कर रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा जितने भी इंजन हैं, चाहे रॉयल एनफील्ड का इंजन हो, चाहे पल्सर का इंजन हो, चाहे केटीएम का इंजन हो, सब में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है एक्चुअल में। क्योंकि जब भी उसके अंदर कंबशन होता है, एनर्जी जनरेट होती है, तो उसी के साथ में एक वाइब्रेशन एनर्जी भी जनरेट होती है। वाइब्रेशन एक टाइप की एनर्जी है और आपको पता है कि वाइब्रेशन जब एनर्जी है तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। मतलब वाइब्रेशन का क्रिएट हो गया तो उसको हम खत्म नहीं कर सकते, उसको हम क्या कर सकते हैं, बस एब्जॉर्ब करके दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसको ऐसा समझते हैं कि जैसे अगर रॉयल एनफील्ड में वाइब्रेशन है और पल्सर में वाइब्रेशन है, तो पल्सर के टर्म्स में तो ऐसा है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कहीं ना कहीं से उसको खत्म कर रहा है, मतलब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, इंजन को डैम्पिंग करके या उनको अलग तरीके से माउंट करके या फाइबर बॉडी का यूज करके, जो कि रॉयल एनफील्ड में नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की तरफ आए तो रॉयल एनफील्ड में वाइब्रेशन होने का जो सबसे मेन रीजन मुझे लगता है वो है इंजन का प्लेसमेंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रॉयल एनफील्ड जो क्लासिक या जितनी भी बुलेट है उनमें जो इंजन है, पूरे इंजन का जो ये बॉडी है, पूरी इंजन की जो कवरिंग है डायरेक्टली चैसी और डायरेक्टली फ्रेम में बोल्टेड रहती है। तो इसका होगा ये कि जैसे अगर मान लो इंजन वाइब्रेट करेगा तो बोल्ट के थ्रू जहाँ पे वो कसे गए हैं, जहाँ पे वो बोल्टेड हैं एक फ्रेम में, उसके थ्रू पूरे फ्रेम में जाएगा और फिर धीरे धीरे बॉडी में जाएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पे कोई डैम्पिंग वगैरह भी नहीं यूज करी गई है जिससे कि वाइब्रेशन थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए और कम जाए। तो ये एक मेजर रीजन है कि डायरेक्टली बोल्टेड है वो फ्रेम में जो रॉयल एनफील्ड का इंजन है। जबकि यहीं पर अगर आप दूसरे इंजन देखो तो उसको अलग अलग तरीके से थोड़ा सा डैम्पिंग करी जाती है और उनको थोड़ा सा माउंट करने का पोजीशन भी चेंज है। आप एक बार देख सकते हो ये फोटो में, आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे सेकंड रीजन है रॉयल एनफील्ड के वाइब्रेट होने का, जो मुझे लगता है कि ये भी एक वैलिड रीजन है, वो ये है कि इसका जो स्टॉक है ना वो लॉन्ग स्टॉक बाइक है, हायर कैपेसिटी की बाइक है, सिंगल सिलेंडर की है। तो आपको पता है सिंगल सिलेंडर या मल्टी सिलेंडर में सिंगल सिलेंडर ज्यादा वाइब्रेट करती है। इसी के साथ ही साथ रॉयल एनफील्ड एक लॉन्ग स्टॉक की बाइक है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा वाइब्रेशन ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर बाइक। इसी के अलावा जो थर्ड रीजन मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड के वाइब्रेशन फील होने का है वो है मेटल बॉडी का। मेटल है तो मेटल में आपको जो एनर्जी है ना वो बहुत जल्दी ट्रांसफर होती है। मेटल में अगर आप देखो वाइब्रेशन बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल अगर जहां पे इंजन बोल्टेड है वहां पे अगर वाइब्रेशन फील हुआ तो बहुत तुरंत, बहुत इमीडिएटली वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा क्योंकि मेटल है। लेकिन यहीं पे अगर फाइबर बॉडी होती तो फाइबर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। थोड़ा सा अगर साइंस में जाए ना तो फाइबर के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो कम पास होते हैं मेटल के कंपेरिजन में। मतलब मेटल में गैप कम होता है मॉलिक्यूल के बीच में, फाइबर में गैप थोड़ा ज्यादा होता है। तो फाइबर क्या करता है कि अगर मान लो वाइब्रेशन हुआ भी ना थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करता रहता है जिससे कि जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा दूर तक नहीं फैलता। लेकिन मेटल के साथ ये केस नहीं है। मेटल में अगर इस पॉइंट पे वाइब्रेशन हुआ तो इस पॉइंट तक पहुंचने में बहुत कम टाइम लगता है। और आपने देखा भी होगा अगर रॉयल एनफील्ड के फुट पैक्स में वाइब्रेशन हो रहा है तो हैंडल बार में भी होता है, क्योंकि पूरी बाइक जो है मेटल है और मेटल में वाइब्रेशन बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, बहुत तेजी से फैलता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो ये भी एक रीजन है कि मेटल बॉडी होने की वजह से वाइब्रेशन जल्दी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होता है। इसी के अलावा अभी अगर बात करें तो जैसे कि कार्बोरेटर पहले मॉडल आते थे, अभी एफआई आता है रॉयल एनफील्ड का, तो थोड़ा सा वाइब्रेशन कम हुआ है एफआई की वजह से। ज्यादा आपको डिफरेंस तो नहीं पता लगेगा बट हाँ माइनर सा डिफरेंस आया है। एफआई थोड़ा सा ज्यादा रिफाइंड होने की वजह से थोड़ा सा वाइब्रेशन कम हुआ है। लेकिन गाइज यहीं पे जो हायर सेगमेंट की बाइक है रॉयल एनफील्ड के 650 सीसी, चाहे कॉन्टिनेंटल चाहे इंटरसेप्टर की बात करें, तो उनमें वाइब्रेशन इसलिए नहीं फील होता क्योंकि जो इंजन उनका इंजन का आर्किटेक्चर है ना वो भी डिफरेंस है। साथ ही साथ में उसमें काउंटर बैलेंसर शाफ्ट भी ऐड किया गया है जिससे कि वाइब्रेशन को रिड्यूस किया जाए और वो इधर उधर ट्रांसफर ना हो। तो ये देख सकते हो, तो इसकी वजह से इनमें वाइब्रेशन कम होता है। और मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड में नॉर्मल जो बाइक है अपनी क्लासिक, इनमें भी इंप्रूव करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि इंप्रूव ना करने का रीजन ये है कि बहुत लोगों को वो फील भी होता है और उसकी सेल में तो कोई फर्क आ नहीं रहा है, तो वो नई नई चीजें ट्राई नहीं कर रहा है। जैसे अगर उसको अगर लगेगा कि उसकी सेल डाउन हो रही है, वाइब्रेशन की वजह से लोग उसको नहीं खरीद रहे हैं, तब शायद वो उस पर काम करना स्टार्ट करे। लेकिन अभी उसको पता है उसकी सेल रॉयल एनफील्ड
एनफील्ड की डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन में क्यों काम करेगा। उसको ऐसा भी लग रहा होगा शायद लोग उसके वाइब्रेशन को ही पसंद कर रहे हैं, तो ऐसा है भी, बहुत लोगों को वो पूरा वाइब्रेशन फील होता है और उसकी वजह से उनको रॉयल एनफील्ड पसंद आती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, है ना, और साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।